हेलो दोस्तों। ये कहानी एक गरीब बाप की है। शायद वो आपके हो सकते हैं या आपके पड़ोस के हो सकते हैं या मेरे हो सकते हैं या इस दुनिया के हर किसी दूसरे बाप की ये कहानी हो सकती है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो गरीब होते हुए न जाने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। भारत का एक ऐसा राज्य जो गरीबों का राज्य कहा जाता है वो है बिहार। बिहार के वैशाली ज़िले में सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब और नेकदिल आदमी रहता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो रिक्शा चलाकर थोड़ा बहुत कमा लेता था जिससे उसके घर परिवार का खर्चा चलता था। उसके घर में टोटल 6 लोग थे, 3 लड़की, 1 लड़का, उसकी पत्नी और वो। बड़ी लड़की को तो उसने नहीं पढ़ाया था ज़्यादा, लेकिन दोनों लड़कियों को मैट्रिक तक पढ़ाया और लड़के को बीए करवाया। बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता, फिर भी पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था, जिसके कारण कर्ज भी लेना पड़ गया। अभी बच्चों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि बड़ी लड़की शादी के लायक हो गई। उसे और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। उधर कर्ज भी ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण कोई कर्ज भी नहीं दे रहा था। अब सुरेश बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन सुरेश की पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आजकल आप परेशान रहते हो? सुरेश बोलता है, कुछ नहीं, बस अपनी बड़ी लड़की शीला की शादी के लिए परेशान हूँ। दिन रात मेहनत करके जो कमाता हूँ उनसे बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च भी ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। फिर शादी में लड़के वाले दहेज भी तो ज़्यादा मांगते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुरेश की पत्नी बोली, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मेरे पास थोड़े से गहने हैं जिसे आप गिरवी रख दीजिए और कुछ पैसे मैं अपने भाई से उधार ले लूँगी। तो सुरेश ने कहा, लाओ गहने दे दो और तुम मायके जाके अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले लो। तो सुरेश की पत्नी जाती है। घर के अंदर जहाँ एक टूटा फूटा बक्सा पड़ा रहता है जिसमें कुछ कपड़े रहते थे, उन कपड़ों के बीच से एक छोटा सा पोटली निकालती है और लाके सुरेश को दे देती है। सुरेश उसे लेकर गांव के बाहर एक बाज़ार में जाता है। इधर सुरेश की पत्नी लक्ष्मी अपने मायके चली जाती है। सुरेश बाज़ार पहुंच गया था। बाज़ार में एक लौता सुनार का दुकान था। सुरेश दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से बोलता है, सेठ जी, मेरे पास कुछ गहने हैं जिसे मैं गिरवी रखना चाहता हूँ। दुकानदार बोला, लाओ देखता हूँ। सुरेश दुकानदार के हाथ में गहने की पोटली देते हुए दुखी आवाज़ में बोलता है, ये लो सेठ जी, थोड़ा उचित दाम देकर रख लो। दुकानदार गहने को हाथ में लेते हुए देखता है और बोलता है कि इसकी तो सिर्फ मैं 1000 रुपये दूंगा। तब सुरेश बोलता है, कुछ ज़्यादा बढ़ाकर दे दो, लड़की की शादी करना है। दुकानदार सुरेश से बोलता है, मैं 200 और बढ़ाकर दे सकता हूँ। सुरेश बोलता है, लाइए, जो देना है दे दीजिए। सुरेश उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। उधर उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने घर से 5000 रुपये ब्याज पे लेकर आती है। दोनों घर पर आकर पैसे को एक जगह जमा करके रख देते हैं। कल सुबह होते ही सुरेश अपने गांव से कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ लड़का देखने पास के गांव में चले जाते हैं। लड़का उनको पसंद आ जाता है। लड़के के पिता बोलते हैं, अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाया और अच्छी नौकरी दिल्ली में कराता हूँ। मैं दहेज 50,000 रुपये और एक साइकिल लूँगा। सुरेश बोलता है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है दहेज देने के लिए। आप खुद जो उचित समझो वो कीजिए। सुरेश के गांव वाले में से एक बुजुर्ग बोलते हैं, 10,000 दे देना और साइकिल दे देना। सुरेश उन बुजुर्ग की बात सुन के ठीक है बोल देता है और सब अपने घर वापस लौट आते हैं। घर आने के बाद सुरेश सोच में पड़ जाता है। पैसा तो उनके पास इतना तो होता नहीं और अपनी ज़ुबान देकर आ जाते हैं। सुरेश की पत्नी पूछती है कि क्या हुआ वहाँ पर। तब सुरेश बोलता है, मैं तो अपनी ज़ुबान देकर आ गया, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है, अब क्या करें। तब सुरेश बोलता है, अब तो भगवान हमारी इज्जत बचा सकते हैं। कुछ देर बाद सुरेश अपनी पत्नी से बोलता है, ऐसा करते हैं, अपनी ज़मीन किसी के पास गिरवी रख देते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, आपकी जैसी इच्छा, जो कीजिए। सुरेश रात भर सो नहीं पाता है। सुरेश कल सुबह होते ही अपने गांव के एक बहुत बड़े ज़मींदार के पास अपनी ज़मीन का कागज़ लेकर जाता है। सुरेश से मिलने के बाद पास जाकर बोलता है, ठाकुर साहब, मुझे मेरी लड़की की शादी में पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी ज़मीन गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ज़मींदार सुरेश से पूछता है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तब सुरेश बोलता है, करीबन 30,000 रुपये चाहिए ठाकुर साहब। ज़मींदार बोलता है, तुम्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसे ले जा सकते हो। फिर वो अपनी मुंशी को बोलता है और मुंशी सुरेश को 30,000 रुपये दे दो। तब सुरेश ज़मींदार के पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, ठाकुर साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है अपने गांव के आदमियों की मदद करना। तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे तो फिर तुम मुझे लौटा देना, ठीक है? अब तुम जाओ और अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। सुरेश खुशी खुशी अपने घर लौट आता है।
और आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि ज़मींदार कितने अच्छे हैं। सुरेश कल सुबह होते ही लड़के के घर जाता है। वहाँ पहुँचकर लड़के के पिता से बोलता है, समधी जी, आप पंडित जी को बुलाए और शादी की तारीख निकाल लेते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने गांव से पंडित जी को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद गांव के पंडित जी आते हैं, लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, फिर दोनों की शादी की तारीख अगले महीने की 5 तारीख को बता देते हैं। सुरेश शादी की तारीख पक्की करके खुशी से अपने घर लौट आता है और आकर अपनी पत्नी को बोलता है, शादी की तारीख पक्की हो गई है। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। बाजार जाकर कपड़े और गहनों की खरीदी करने लगते हैं। बैंड बाजा की बुकिंग हो जाती है, शादी का कार्ड भी छप जाता है। अब बात आती है कार्ड बांटने की। राहुल सुबह सो के जगता है। कार्ड बांटने का काम सुरेश को मिल जाता है, जिसका नाम राहुल होता है। राहुल रोज़ सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था और फिर अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। उसे दूसरा कोई काम नहीं आता था। फिर सुरेश राहुल से बोलता है, राहुल तुम सबसे पहले एक कार्ड अपने गांव के ज़मींदार को देकर आ जाओ। राहुल हाँ में सिर हिलाता है। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले अपने गांव के ज़मींदार के पास जाता है और ज़मींदार को कार्ड देकर चला आता है। राहुल अपने घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं ज़मींदार साहब को कार्ड देकर चला आया। सुरेश की पत्नी बोलती है, ठीक है बेटा, खाना खा लो, फिर जाकर रिश्तेदारों में कार्ड देकर चले आना। राहुल हाँ बोलकर हाथ पैर धोने चला जाता है। हाथ पैर धोकर आता है और अपनी माँ से खाना लेकर खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो तैयार होकर सबसे पहले अपनी बुआ के पास जाता है। बुआ के घर पहुँचते ही घर के बाहर फूफा जी को देखता है। वो अपने फूफा को पैर छूकर प्रणाम करता है। फूफा बोलते हैं, जीते रहो बेटा, क्या बात है, बहुत दिन बाद ऐसे आने का अचानक का क्या कारण है? राहुल बोलता है, फूफा जी बड़ी दीदी की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 5 तारीख को आपको निमंत्रण देने आया हूँ। बुआ जी नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है? तब राहुल के फूफा बोलते हैं, वो अपने काम में व्यस्त है, घर में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के पास ले चलता हूँ। राहुल घर के अंदर जाता है, देखता है कि बुआ घर के काम में व्यस्त है। राहुल बुआ के पैर छूकर प्रणाम करता है। राहुल को अचानक देख उसकी बुआ घबरा जाती है। राहुल से उसकी बुआ पूछने लगती है, क्या हुआ बेटा, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? तब राहुल बोलता है, हाँ बुआ जी, सब कुशल मंगल है, बड़े दीदी की शादी तय हो गई है, जिसका निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ। तब बुआ बोलती है, बहुत खुशी की बात है बेटा। बुआ राहुल को बोलती है, उस चारपाई पर बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर जाना। तब राहुल बोलता है, नहीं बुआ जी, बहुत काम है, बहुत जल्द कार्ड बांटने हैं। तभी बुआ बोलती है, कितने दिन बाद आए हो, कम से कम थोड़ी देर रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। राहुल बोलता है, नहीं बुआ जी, मैं घर से खाना खाकर ही निकला था। बुआ बोलती है, इतने दिन बाद तो आए हो, कम से कम थोड़ा सा नाश्ता करके तो जाओ। तब राहुल बोलता है, ठीक है बुआ जी, आप इतना ज़िद कर रहे हो तो लाइए, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा। तभी फूफा जी 2 समोसे 2 मिठाई एक प्लेट में सजाकर राहुल को देते हैं। राहुल नाश्ता कर लेता है, फिर अपनी बुआ को बोलता है, ठीक है बुआ जी, अब मैं चलता हूँ। वह बोलती है, ठीक से जाना बेटा, अच्छे से। राहुल बोलता है, ठीक है बुआ जी, मैं चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। राहुल अपना साइकिल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से उसके मामा का घर लगभग 4-5 किलोमीटर होता है। फिर वो साइकिल चलाकर अपने मामा के घर जाता है। मामा के घर में 3 मामा और उनकी पत्नियाँ रहती थी और उनके छोटे छोटे 4-5 बच्चे भी रहते हैं, जिसके लिए राहुल बाज़ार से कुछ मिठाइयाँ ले आता है। वहाँ पहुँचते ही राहुल बड़े मामा को प्रणाम करता है और बोलता है, मामा जी, आपको तो पता ही है, बड़ी दीदी की शादी तो होने वाली है, शादी अगले महीने की 5 तारीख को है। मामा बोलते हैं, हाँ हमें पता है बेटा सब। राहुल अपने मामा को बोलता है, आप मामी को भी साथ में लेते आइएगा और बच्चों को भी। तब मामा जी बोलते हैं, और ठीक है। राहुल अपने सभी मामा से मिलकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब राहुल की बड़ी मामी घर से एक छोटी सी बोरी में कुछ लेकर आती है और राहुल की साइकिल में बांध देती है। शाम होने के कारण राहुल वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। राहुल को घर पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज जाते हैं। घर आकर अपनी माँ को मामी के द्वारा दिए गए सामान देता है और बोलता है, देखो माँ, इसमें मामी ने क्या दिया है। राहुल की माँ उस बोरी को खोलती है और देखती है कि उसमें 10 किलो के बराबर चावल है और 4-5 किलो के आसपास आलू होते हैं। राहुल दिन भर साइकिल चलाकर थक जाता है। घर आकर माँ को बोलता है, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने को अगर हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। राहुल की माँ उसे रोटी और सब्ज़ी देती है खाने के लिए। राहुल खाना खा लेता है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद रात के 11 बजने को होते हैं। फिर भी अभी तक सुरेश रिक्शा चलाकर वापस नहीं आता है। सुरेश की पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, अभी तक खाना नहीं खाया और अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। आधे घंटे बाद सुरेश पूरे पसीने से लथपथ अपने घर पर पहुंचता है। बेचारा पूरा दिन रिक्शा चलाकर पसीने से लथपथ आता है। तो उसकी पत्नी पूछती है, इतनी रात तक काम करना ज़रूरी है क्या? सुरेश बोलता है, ज़्यादा देर तक अगर काम नहीं करूँगा तो अपनी लड़की की शादी में जो खर्चे हो रहे हैं वो कैसे पूरा करूँगा। इतना कहकर वो अपने घर में चला जाता है। घर में जाकर अपना कपड़ा उतारकर आंगन में आता है। आंगन में बने चापाकल के पास जाकर अपनी पत्नी को बुलाता है और बोलते हैं, थोड़ा पानी भर दो, मैं नहा लेता हूँ।
सुरेश की पत्नी बाल्टियों में पानी भर देती है। सुरेश नहाकर निकलता है और पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर सुबह 6 बजे सुरेश रिक्शा लेकर निकल जाता है। सुबह के 7 बजे राहुल की नींद खुलती है। ज़्यादा थकावट के कारण से जागने में थोड़ी देर हो जाती है। राहुल जागते ही अपनी माँ को बुलाता है और पूछता है, माँ, पिताजी अभी तक कल से आए नहीं क्या? तब माँ बोलती है, नहीं बेटा, आए तो थे रात के 12 बजे, फिर सुबह 6 बजे चले गए। राहुल बिस्तर से उठकर हाथ मुँह धोता है और फिर नहाने चला जाता है। नहाकर आता है, भगवान की पूजा करता है, फिर खाना खाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, आज किसके घर कार्ड देने जाना है? माँ बोलती है, मौसी के घर चले जाओ और अपने दोस्तों को भी कार्ड देते आना। राहुल खाना खाकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी माँ से कार्ड और पेन मांग लेता है। घर से निकलकर अपनी मौसी के पास जाता है। अपनी मौसी को कार्ड देकर चला आता है और रास्ते में आते समय अपने दोस्तों से मिलता है। सबको शादी का कार्ड देते हुए आने का अनुरोध करता है। उधर अपने घर पर तीनों बहन अपनी अपनी सहेलियों को भी कार्ड देने चली जाती है और सभी जगह कार्ड बांट दी जाती है और सारी खरीदारी भी हो जाती है। शादी की पूरी तैयारी हो गई। उधर सुरेश ने अपना काम एक दिन भी नहीं छोड़ा। शादी में सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। घर में गीत संगीत का प्रोग्राम बना था। गांव की औरतें को बुलाया जाता है। सभी औरतें आकर गीत संगीत का प्रोग्राम करती है। गीत संगीत देर रात तक होती है। फिर लड़की को हल्दी लगाया जाता है। ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी होते हैं। पूरे घर में साफ सफाई होती है और वो गाय के गोबर से लिपा जाता है। सब साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है। लाउड स्पीकर, माइक सब कुछ सेट करके गाना बजाने लगते हैं। घर की औरतें बोलती हैं, शारदा सिन्हा के शादी के गीत बजाओ। इधर औरतें मिलकर लड़की को उपटन लगाती हैं और बाहर गांव के सभी मर्द मंडप का छप्पर बांध रहे होते हैं। उधर गांव में नाई घर घर जाकर सबको सपरिवार पूजा में आने और कथा सुनने के लिए न्योता देकर चला आता है। तकरीबन शाम को 7 बजे पंडित जाते हैं। आते ही वो अपने काम में लग जाते हैं। पूजा करवाते हैं और लड़की को हल्दी चढ़ाते हैं। उसके बाद सभी प्रसाद लेते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह होते ही सभी अपने काम में लग जाते हैं। उधर हलवाई आता है और तरह तरह के पकवान बनाने लगता है। गांव की औरतें लोग सुरेश के घर आते हैं और फिर सभी लड़की को हल्दी लगाते हैं, गीत संगीत गाते हैं और फिर लड़की को नहलाकर उसे गांव के मंदिर में पूजा करवाने के लिए ले जाया जाता है। बिहार में एक रिवाज होता है बिलौकी मांगने का। फिर वो सारी औरतें घर घर जाकर बिलौकी मांगती है और साथ में औरतें नाचते गाते भी है। बिलौकी मांग के सभी घर वापस आ जाते हैं। गांव के हर आदमी को बुलाया जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि बारात आने के बाद नहीं खिला पाएंगे। लोगों को खाना खिलाते खिलाते रात के 8 बज जाते हैं। लोग बारात आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी मालूम होता है कि बारात गांव के सिवान पे आ गई है। लड़की वाले बाराती के सेवा में लग जाते हैं। सबसे पहले गाँव वाले बारातियों के लिए नाश्ता लाते हैं और सभी को नाश्ता कराने के बाद सुरेश अपनी समधी से बोलता है, समधी जी, अब बारातियों को घर पे ले चलिए। लड़के के पिताजी बोलते हैं, ठीक है समधी जी, चलिए। इतना कहकर वो लोग बैंड बाजा और गाड़ी ड्राइवर को बोलते हैं, आप लोग बाराती को आगे बढ़ाएं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और धीरे धीरे बाराती घर की तरफ बढ़ने लगता है। आधे घंटे बाद बाराती दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दूल्हे को गाड़ी से उतार कर जयमाला स्टेज पर ले जाया जाता है। वहाँ कुछ औरतें थाली में अक्षत और दूध से दूल्हे की नज़र उतारती हैं और परीक्षण किया जाता है। सभी विधि होने के बाद बारातियों को खाना खिलाया जाता है। खाने में पूरी, बूंदी, मिठाइयाँ और सब्जियाँ होती हैं। सभी बारातियों के खाने के बाद उन लोगों को आराम करने के लिए एक पंडाल में भेज दिया जाता है। सुबह के 4 बजे थे, तभी लड़के और उनके पिता को मंडप के पास बुलाया जाता है और पूरे विधि विधान से दोनों की शादी हो जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं। लड़की को सजाया जाता है और लड़के को शादी के मंडप में फिर से बुलाया जाता है। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग आदमी लड़के के पास आते हैं। लड़का उनको पैर छूकर प्रणाम करता है और बड़े बुजुर्ग आदमी लोग सलामी के तौर पर लड़के को कुछ ना कुछ देते जाते हैं। लड़के के पिताजी सुरेश को बोलते हैं कि लड़की की विदाई किया जाए। सुरेश कहता है, थोड़ी देर रुक जाइए, लड़की अभी तैयार हो रही है। लड़के के पिताजी बोलते हैं, ठीक है तो जल्दी कीजिए। थोड़ी देर में लड़की की विदाई की रस्म शुरू हो जाती है। सुरेश अपने सभी रिश्तेदारों से गले मिलता है और उन्हें एक पीले रंग की धोती देता है और विदा करने के लिए लड़की को घर से बाहर लाया जाता है। लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने माँ के गले लगकर रोती है और माँ भी रोती है। फिर लड़की अपने पिता के पैर पकड़ के रोती है। पूरा परिवार रो रहे होते हैं। तभी लड़की को समझाते हुए गाड़ी के पास ले जाते हैं। लड़की के साथ आए हुए सभी आदमी साथ में चले जाते हैं। इधर सुरेश का घर सुना सुना लगने लगता है। सुरेश को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन कर ले गया हो। सुरेश घर के कोने में बैठकर रोने लगता है। शादी में आए हुए मेहमान भी धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। उधर लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसे पूरे विधि से गृह प्रवेश करवाया जाता है और इधर सुरेश के घर से सारे मेहमान चले जाते हैं। शादी में थकावट के कारण सुरेश 2-4 दिन अपने काम पर नहीं जा पाता।
2-4 दिन सुरेश जब अपनी लड़की की शादी में किया गया खर्चे का हिसाब जोड़ता है तो अपनी बीवी और बच्चों को बोलता है कि बहुत सारा कर्ज हो गया है। उसकी बीवी बोलती है क्यों ना हम कहीं और जाकर मैं और आप दोनों मिलकर काम करेंगे, फिर सारे कर्ज उतार देंगे। इस पर सुरेश बोलता है नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं गाँव में ही रहकर रिक्शा चला लूँगा, उससे जो भी कमाई होगी उसी में मैं अपना घर भी चलाऊँगा और कर्ज भी उतार दूँगा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ सालों बाद 2-3 सालों बाद एक मुसीबत और भी आ जाती है। अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब सुरेश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके पास हॉस्पिटल में ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी पड़ोस की एक औरत 500 रुपये देती है और बोलती है सुरेश तुम इसको सरकारी अस्पताल ले जाओ, वहाँ अच्छा इलाज होता है। ठीक है कहकर सुरेश अपनी पत्नी को खुद की रिक्शा में बिठाकर और मंझली बेटी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले तो वो काउंटर पर जाकर अपनी पत्नी के नाम से पर्ची लेता है। फिर हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वहाँ एक कंपाउंडर को पर्ची देता है। फिर कंपाउंडर उसकी पत्नी से पूछता है क्या हो रहा है। तो सुरेश की पत्नी बोलती है खांसी बहुत ज़्यादा होती है और सांस फूलने लगती है। तो कंपाउंडर उसे डॉक्टर के केबिन में भेज देता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कफ जांच और एक्सरे के लिए भेजता है। सुरेश एक रिक्शा चालक रहता है, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। एक्सरे जांच करवा के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के हाथ में एक्सरे कॉपी देते हुए कहता है डॉक्टर साहब ये लीजिए एक्सरे। डॉक्टर एक्सरे हाथ में लेकर देखता है, फिर सुरेश को बोलता है बहुत बुरी खबर है। सुरेश घबरा कर पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलते हैं आपकी पत्नी को अस्थमा हो गया है, यानी कि दमा, और साथ में टीबी के भी लक्षण दिख रहे हैं। अगर आप समय से इलाज करवाए तो ठीक हो जाएगी, वरना बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देता है और खिलाने का नियम बताकर जाने को बोल देता है। सुरेश घर आकर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचकर अपने सिर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठ जाता है। ये सब देख उसकी पत्नी की आंखें नम हो जाती है। सुरेश को ऐसे टेंशन में देख उसका लड़का राहुल, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अपने पिता से पूछता है क्या हुआ पिताजी। तब सुरेश बोलता है कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ की बीमारी को लेकर परेशान हूँ। तो राहुल, जो कभी पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम कभी भी नहीं किया, वो बोलता है राहुल अपने पिता से पिताजी आप अकेले कब तक कमाएंगे, कब तक काम कीजिएगा, मुझे भी कहीं काम पर लगा देते तो अच्छा होता। तब सुरेश बोलता है बेटा मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, तो आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि तुम भी बड़े होके यही काम करो और मेरे तरह तुम्हें भी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसलिए तुम अभी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। उतना सुनकर राहुल चुपचाप हो जाता है। राहुल एक बहुत ही संस्कारी और शरीफ लड़का है जो दुर्गा माँ की भक्ति और पढ़ाई में लीन रहता है। राहुल अपने पिता से कहता है पिताजी जैसे आप बोलिए वैसा मैं करूँगा। सुरेश बोलता है ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। राहुल वहाँ से उठा और अपने रूम में चला गया, लेकिन राहुल के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। इधर सुरेश घर से निकलकर फिर से अपने काम पर चला गया। घर में दोनों बेटी अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दोनों घर का काम खत्म करके पढ़ाई में लग जाती थी। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। तभी मनीषा, मंजली बेटी, अपनी माँ से पूछती है माँ क्या खाना बनाऊँ। तभी माँ बोलती है रोटी और आलू को उबाल कर सब्जी बना लो। इतना सुनते ही मनीषा अपनी छोटी बहन के साथ घर के काम में लग जाती है। पहले पूरे घर की सफाई करती है, फिर बर्तन को साफ़ करती है, तब जाके खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती है। 1 घंटे बाद सुरेश हाथ में एक थैला लेकर घर आ जाता है। उस थैले में कुछ फल और सब्जियां और बच्चों के खाने पीने का सामान रहता है। वो थैला अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि इसमें से खाने का सामान निकाल कर तीनों बच्चों को दे दो। तभी सुरेश की पत्नी अपनी तीनों बच्चों को बुलाती है और उन्हें खाने का सामान निकाल कर दे देती है और तीनों बच्चे खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश हाथ पैर धोकर मनीषा को पुकारता है। मनीषा आती है और बोलती है क्या हुआ पिताजी। सुरेश बोलता है माँ को खाना दो और दवाई भी। तभी मनीषा खाना लेके आई और अपने माँ को देने लगी। उसके बाद सुरेश के लिए भी खाना लेके आई। तभी सुरेश बोलता है तुम तीनों भाई बहन भी खाना खा लो। मनीषा सभी भाई बहन को खाना खिला के खुद भी खाना खा लेती है। सभी को खाना खा लेने के बाद मनीषा और रेखा दोनों बहनें मिलकर बर्तन साफ करने लगती है और घर का काम खत्म करने के बाद माँ के हाथ पैर दबाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। तभी राहुल अपने पिता के पास आकर पैर दबाने लगता है। तभी सुरेश बोलता है बेटा छोड़ दो और सोने चले जाओ, दिन भर पढ़ाई करके थक गए हो। राहुल बोलता है नहीं पिताजी, आप दिन भर काम करके थक गए होंगे, लाइए मैं पैर दबा देता हूँ। राहुल सुरेश के पापा पैर दबाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पैर दबाकर राहुल वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सुरेश उठकर हाथ मुँह धोता है और फिर अपनी रिक्शा लेकर शहर की ओर कमाने के लिए चला जाता है। जब तक घर में सभी लोग सोए हुए थे, थोड़ी देर बाद राहुल जगता है और झाड़ू लेकर घर की सफाई करता है और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करने लगता है।
पूजा खत्म करने के बाद अपने स्कूल ड्रेस पहनता है। तब तक इधर मनीषा और उसकी छोटी खाना बना चुके थे। राहुल खाना खाकर स्कूल चला जाता है और मनीषा भी अपनी माँ को खाना और दवाइयाँ दे के वो भी स्कूल चली जाती है। घर पर सिर्फ सुरेश की छोटी बेटी और उसकी पत्नी रहती है। सुरेश की छोटी बेटी जिसका नाम रेखा होता है, वो अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुरेश की पत्नी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। सुरेश की पत्नी सोचती है क्यों ना हम कहीं काम करें। वो भी गांव की औरतों के साथ दूसरे के खेत पर काम करने चली जाती है। ये बात सुरेश को पता नहीं होती है और सुरेश भी अपने काम में लगा रहता है और उसकी पत्नी भी रोज काम पर चली जाती थी। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता ही रहा। फिर सुरेश की पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। उस समय घर पर सुरेश नहीं होता है। वो उस दिन रिक्शा चलाने गया था। घर पर केवल उसके 10 साल की छोटी बेटी रहती है। वो जल्दी से अपनी माँ को दवाई खिलाती है, तब जाकर थोड़ा आराम मिलता है। शाम को राहुल और मनीषा घर आ जाते हैं। घर आते ही राहुल को सारी बात छोटी बहन बताती है तो राहुल माँ को बोलता है, माँ तुम काम पर क्यों जाती हो? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तेरे पिताजी अकेले क्या क्या करेंगे, वो जो कमाते हैं उससे घर तो बहुत मुश्किल से चलता है और इतने कर्ज है, फिर तुम लोगों को पढ़ाना है और कुछ दिनों में मनीषा भी शादी के लायक हो जाएगी। तब राहुल कुछ सोच में पड़ जाता है। उधर मनीषा और उसकी छोटी बहन रेखा भी घर के काम में व्यस्त हो जाती है। दोनों बहन खाना पकाती है। दोनों खाना पकाने के बाद पढ़ने बैठ जाती है। रात के 9 बजे सुरेश थका हारा घर आता है और मनीषा को पुकारता है। मनीषा पढ़ाई छोड़ कर आती है और सुरेश के लिए एक लोटा पानी चापाकल से भर के लाती है और खाने के लिए पूछती है। तो सुरेश बोलता है, अभी नहीं, थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर पूछता है, तुम लोगों ने खाना खाया? तो मनीषा बोलती है, नहीं पिताजी, आपके बिना हम लोग कैसे खा लें। इस पर सुरेश गुस्सा होता है और मन ही मन खुश भी होता है कि परिवार में मेरी कितनी इज्जत है। फिर सुरेश मनीषा से कहता है, मनीषा पहले अपनी माँ को खाना खिलाओ और दवाई भी। मनीषा बोलती है, ठीक है पिताजी। इतना कहकर वो घर में चली जाती है। घर में जाकर अपनी माँ के लिए खाने के लिए कुछ पूछती है तो उसकी माँ बोलती है, पहले अपने पिताजी को खिलाओ, फिर मैं खा लूँगी। इतने में सुरेश नहाकर आ जाता है। मनीषा सभी लोगों को खाना परोसती है। सभी खाना खाने लगते हैं। सभी को खिला के सबसे अंत में खुद खाती है। फिर घर का काम खत्म करके सोने चली जाती है। ऐसा वो हर दिन करती है। यह सिलसिला रोज का हो जाता है, मानो तो एक रूटीन ही हो गया हो उसके लिए। सुरेश भी रोज काम पर जाता है। धीरे धीरे उसकी आमदनी कम होते जाती है। अब सुरेश और भी ज़्यादा चिंतित होने लगता है। क्या करे क्या ना करे उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जितना कमाता है उससे उसके घर के 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं चल पाता था। सुरेश मन ही मन सोचता, बच्चों की पढ़ाई और अपनी पत्नी का दवा कहाँ से लाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब ऊपर वाले की जो मर्जी है वही होगा। घर के कोने में बैठकर सब सोचता रहता है। तभी राहुल अपने पिता को चिंतित और परेशान देखकर पूछता है, पिताजी क्या बात है, कुछ हम लोगों को भी बताइए। सुरेश फिर बोलता है, कुछ नहीं बेटा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर सुरेश वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी राहुल मन में सोचता है, कुछ तो परेशानी है पिताजी को जो हम लोगों से नहीं बताना चाहते। क्या राहुल कुछ कर पाएगा? जानने के लिए आगे सुनते रहिए।